Hello, this is Subhashish Bhattacharya on behalf of BCom Classroom Thakuria, Calcutta University BCom Semester 3 under CCF system. Today I am taking classes for one of your major subject direct taxation 1 और direct taxation 1 का अंदर में जो चैप्टर मैं अभी स्टार्ट करेंगे ये है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो मैं अभी लिख रहा हूँ जे डिटर्मिनेशन ऑफ, ये है हमारा चैप्टर का नाम, चैप्टर का नेम determination of residential status, determination of residential status। तो इसका बारे में मैं अभी समझाएंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हम लोगों को निकालना होगा। इसका पहले एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है जे मेरा यूट्यूब चैनल को तुम लोग सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स लोगों को बीच शेयर कर दो। जैसे हर दिन मैं जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम लोगों के पास आ जाए। हाँ, जिसके लिए तुम लोग लेकिन बेनिफिटेड होगा। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, ये स्टार्ट करने का पहले एक तो बात तुम लोगों को समझाना होगा। देखो, नंबर 1 इज रेसिडेंशियल स्टेटस is determined in respect of each and every previous year। इसका मतलब क्या है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस may vary from one previous year to another previous year। Number 2, in one previous year residential status for every person remains same। इसका मतलब क्या है ना, for one sources of income one residential status, for another sources of income other residential status, ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब in one previous year, in any particular previous year residential status हमेशा सेम रहेगा। और नंबर 3, रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ सिटीजनशिप का कुछ रिलेशन नहीं है। मतलब सिटीजनशिप जो भी होना, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है। कोई पर्सन इंडिया में माने इंडियन सिटीजनशिप उसका पास नहीं है, मतलब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन वो इंडिया में रेसिडेंट बन सकता है। और कोई इंडियन सिटीजन है, माने सिटीजनशिप इंडियन है, लेकिन वो इंडिया में रेसिडेंट हो नहीं सकता है, कोई अदर कंट्री में रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट के बारे में मैं समझाया, इसको ध्यान में रखना होगा। तो अभी मैं रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझाएंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कितना टाइप ऑफ हो सकता है ना। फॉर इंडिविजुअल और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये दोनों का रेसिडेंशियल स्टेटस 2 टाइप्स ऑफ होता है। नंबर 1 रेसिडेंट और नंबर 2 नॉन रेसिडेंट। कोई अगर रेसिडेंट बन जाएगा, फिर से उसका मतलब 2 सब डिविजन है। आइदर ही और शी विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और रेसिडेंट but not ordinarily resident but not ordinarily resident। ठीक है, नॉन रेसिडेंट का कुछ सब डिविजन नहीं है। ये तो मैं बोला मैंने किसके लिए ना, फॉर इंडिविजुअल पर्सन और HUF के लिए। और फॉर अदर पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस 2 टाइप्स ऑफ होता है। आइदर ही और शी विल बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो गया। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस माने हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको समझाने का पहले सबसे पहले तुमको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बारे में मतलब थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी। तो अभी जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर ये है 2025-26,
मतलब ये स्टार्ट हुआ था 1/4/2025 में और ये खत्म होगा 31 मार्च 2026 में। ठीक है, तो फॉर 2025-26 असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होगा ना, प्रीवियस ईयर होगा 2024-25 मीन्स 1/4/2024 to 31 मार्च 2025। ठीक है, तो माने व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर ना। असेसमेंट ईयर मीन्स अकाउंटिंग ईयर। असेसमेंट ईयर का एक्चुअली कुछ फंक्शन नहीं है। असेसमेंट ईयर में हम लोग सिर्फ मतलब कैलकुलेट करेंगे किसी एसएससी का मतलब टैक्स कितना देना होगा, और जो टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे हमेशा ही वो प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करेगा उसी का ऊपर। तो प्रीवियस ईयर हम लोगों के लिए सबसे वाइटल पार्ट है। तो ये जो 1/4/2004 एंड 31 मार्च 2025 इसका बीच हम लोगों को माने हमेशा रहना होगा। ठीक है, 1/4/2024 का एक दिन आगे कभी नहीं जाएंगे, और 31 मार्च 2025 इसका बाद में कभी हम लोग एक दिन बाद में नहीं जाएंगे, हमेशा हम लोग रहेंगे इसका बीच 1/4/2004 to 31 मार्च 2025। तो सो प्रीवियस ईयर सबसे वाइटल है। ये प्रीवियस ईयर का जो इनकम है इसी के ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में आके देना होगा। और ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग निकालेंगे माने लिखेंगे सिर्फ हेडिंग में असेसमेंट ईयर, लेकिन प्रीवियस ईयर का दिन जो है इसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं मेन पार्ट में आ रहा हूं। ये रेसिडेंट क्या है ना, कोई इंडिविजुअल पर्सन और HUF इंडिया में रेसिडेंट बनने के लिए one of the two basic conditions have to be satisfied। मतलब to become resident in India, one of two basic conditions have to be satisfied। Number one, he or she will be in India for at least 182 days। For at least 182 days means 182 days or more। And number two, if anyone इंडिया में 182 डेज मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं था तो उसका लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, करेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहो, मतलब ही और शी विल बी इन इंडिया फिजिकली इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज। साथ पिछले माने 4 प्रीवियस ईयर में मिला के एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, मतलब ही और शी विल बी 60 days in India during our current previous year, as well as 365 days or more during preceding 4 previous year। मतलब current previous year को छोड़ के पिछले 4 जो previous year है वो 4 previous year में मिला के उसको 365 days इंडिया में फिजिकली रहना होगा। तो ये जो 2 बेसिक कंडीशन का बारे में मैं बोला, एक माने सेक्शन है 6.1 का बारे में पहला वाला जो कंडीशन में बोला मतलब 182 डेज इंडिया में एटलीस्ट रहना होगा, ये है 6.1A सेक्शन 6.1A मेन सेक्शन है 6.1। इसका अंदर में फर्स्ट जो सेक्शन है ये है 6.1A, और दूसरा कंडीशन का बारे में जो बताया वो है सेक्शन 6.1C। तो 6.1C में क्या बोल रहा है, जे इफ एनीवन बिकम रेसिडेंट इन इंडिया देन ही और शी विल बी स्टे इन इंडिया फॉर आवर करेंट प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 182 डेज। और सेक्शन 6.1C क्या बोल रहा है ना, टू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया इफ एनीवन मतलब अगर कोई इंडिया में 182 डेज नहीं रहे ड्यूरिंग और करेंट प्रीवियस ईयर तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन दिया रहता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है ना, करेंट प्रीवियस ईयर में एट लीस्ट 60 डेज इंडिया में रहना होगा। साथ पिछले 4 प्रीवियस ईयर में करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 प्रीवियस ईयर में एट लीस्ट 365 डेज इंडिया में रहना होगा। तो ये जो दोनों बेसिक कंडीशन का बारे में बोला, ये दोनों बेसिक कंडीशन का कोई एक अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग रेसिडेंट कहेंगे, और जो दोनों जो बेसिक कंडीशन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंट क्या बन सकता है, कौन नॉन रेसिडेंट बन सकता है, इसका बारे में मैं बोल दिया। अब मैं क्या बोलेंगे ना, ये जो सेक्शन 6.1C है
इसका हाँ 2 एक्सेप्शन है। मतलब कुछ पर्सन है जिसके लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या, मतलब जो माने जिसके लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं होगा वो लोगों को सेक्शन 61A फॉलो करके मतलब इंडिया में रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, जो लोगों के लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है, कौन लोगों के लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है मैं अभी समझाएंगे। तो जिसके लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं होगा उसके लिए सिर्फ 61A ओपन है, मतलब एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना होगा ड्यूरिंग आवर करंट प्रीवियस ईयर। अगर रहेगा तो रेसिडेंट बनेगा, अगर 182 डेज नहीं रहेगा तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो कौन कौन पर्सन के लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है? नंबर 1, if an Indian citizen leaves India during our current previous year for his employment purpose, number 1 condition. Number 2 condition, if an Indian citizen leaves India during our current previous year as a member of crew of an Indian ship, तो ये दोनों पर्सन के लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है। फिर से मैं बता देता हूं, if an Indian citizen leaves India during our current previous year for his employment purpose. Number 2, if an Indian citizen leaves India as a member of crew of an Indian ship during our current previous year, इसको ध्यान में रखना होगा। तो ये दोनों पर्सन के लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, आप मैं मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 61C के बारे में कहेंगे। तो लिखता हूं इधर, जो मॉडिफाइड कंडीशन of section 61C। तो मॉडिफाइड कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है ना, इफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन, उनके लिए ए मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 61C एप्लीकेबल है। इसमें रूल क्या दिया गया है ना, इफ हिज टोटल इनकम during our current previous year excluding foreign sources exceeding ₹15 lakhs, then rule क्या है ना, his total staying in India during our current previous year will be for at least 120 days but less than 182 days। साथ साथ पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज मिला के 365 डेज इंडिया में रहना होगा। मतलब he should stay in India during our current previous year for at least 120 days 120 दिन but less than 182 days, as well as his total staying in India during our preceding 4 previous year will be at least 365 days, means 365 days or more। सेकंड क्या है ना, इफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग आवर करंट प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस डज नॉट एक्सीड ₹15 lakhs, उनके लिए रूल क्या है ना, ही शुड स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग आवर करंट प्रीवियस ईयर फॉर एट लीस्ट 182 डेज एज वेल एज हिज टोटल स्टेइंग ड्यूरिंग आवर करंट ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर माने एट लीस्ट 365 डेज और, मतलब करंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना होगा, साथ साथ पिछले 4 प्रीवियस ईयर में मिला के 365 डेज और मोर एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहना होगा। ठीक है, तो ये है मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 61C। अब मैं कहेंगे और एक रूल क्या है उनमें ना, ये 4 जो रूल माने दिया गया है, ये अगर 4 कंडीशन जो दिया गया है, ये 4 कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग इंडिया में और करंट प्रीवियस ईयर में डीम टू बी रेसिडेंट मानेंगे। तो डीम टू बी रेसिडेंट माने होने के लिए इधर मैं थोड़ा लिख के देता हूं, डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, डीम टू बी deemed to be resident in India। Now, the following persons will be deemed to be resident in India if he will be satisfied
माने फॉलोइंग फोर माने कंडीशंस जो दिया गया है। क्या क्या कंडीशन है? नंबर 1 कंडीशन है माने ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। नंबर 2, his total income excluding foreign sources exceeding rupees 15 lakhs. Number 3, he is not taxable in any other country during our current previous year. Number 4, he is not satisfying any of the basic condition of section 6(1). section 6(1) में जो दो बेसिक कंडीशन था, नंबर 1 था करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज एटलीस्ट इंडिया में रहना चाहिए, और दूसरा रूल क्या था, करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहना चाहिए, साथ साथ पिछले 4 प्रीवियस ईयर में मिला के 365 डेज इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, तो वो जो दोनों बेसिक कंडीशन था, कोई भी दोनों बेसिक कंडीशन का कोई भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ये जो 4 कंडीशन का बारे में मैं बोला, ये 4 कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग इंडिया में डीम्ड टू बी रेसिडेंट कहेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का टोटल जो रूल है, सारा रूल मैं बता दिया। अब सम्स करना होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं सम्स कर देंगे। बता देता हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस का 2 टाइप्स ऑफ सम आता है। एक तो तुमको कोई पर्सन का डिटेल बायोडाटा दिया रहेगा, कितना दिन इंडिया में था, कौन साल में, सब दिया रहेगा, उसी से तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। और दूसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब माने सारा इनकम सबके लिए टैक्सेबल नहीं होता है, तो कौन इनकम किसका हैंड में टैक्सेबल होगा ये जानने के लिए हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। तो इसका रूल देना होगा कौन इनकम किसके लिए, मतलब माने ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। कौन इनकम माने ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इसका हाथ में टैक्सेबल होगा। कौन इनकम माने नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इसका हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ये सब का रूल मैं बता देंगे। तो 2 टाइप्स ऑफ सम एग्जाम में आता है, एक तो है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने देगा और दूसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब उसको टोटल इनकम तुम लोगों को निकालना देगा। तो नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट क्लास में वही सम स्टार्ट कर देंगे। आज तो यही तक समझाया। तो जो मैं बोला था, रिक्वेस्ट किया था, मेरा माने क्लास तो हर दिन फॉलो करो और मेरा चैनल को थोड़ा लाइक करो, जरा सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स लोगों को भी जरा शेयर कर दो। माने जैसे सबसे पहले ये जो वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ इसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू तुम सबको।